ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, मैंने बिस्मिल्लाह नहीं कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। A large number of long crista in mitochondria indicate that the cell is, तो ज्यादा क्रिस्टा क्रिस्टा आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फोल्डिंग्स होते हैं, इन क्रिस्टा का मतलब ये है कि सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। राइट, राइट ऑप्शन जो है ये, जो लोग अब ये भी साथ साथ आ रहा है, ये अपने आप को म्यूट करते जाइए, ठीक है। मैं भी म्यूट कर सकता हूँ, मतलब खुद मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन है, मैं म्यूट कर सकता हूँ, लेकिन ये है कि बाज लोग अपने आप को शायद वो नहीं कर सकते। चले, तो ये था पहला एमसीक्यूज के मेटाबॉलिकली एक्टिव जिस सेल के अंदर बहुत ज्यादा काम हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टल लंबे हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। अच्छा, इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट सेल, प्लांट सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट सिर्फ बनता नहीं है, टूटता भी है। आप लोगों ने सुना होगा कि फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बोहाइड्रेट बनता है, बिल्कुल सही है, लेकिन एनिमल्स की तरह प्लांट के अंदर भी ग्लूकोज टूटता है, यानी वहां पर भी एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। तो ये एनर्जी रिलीज कहाँ से हो सकती है? कार्बो माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस में, गोल्गी एपरेटस में। अक्सर अवकात प्लांट का नाम सुनते ही स्टूडेंट्स को ऐसा लगेगा कि प्लांट है, तो प्लांट से सीधा उसका जहन जो है वो क्लोरोप्लास्ट की तरफ आएगा। सो दिस इज एक्चुअली mitochondria. Which of the following has the highest energy content per gram? सवाल नंबर 3 में कह रहा है हाईएस्ट कंटेंट एनर्जी, किस में एनर्जी एनर्जी बहुत ज्यादा है? ग्लूकोज, सुक्रोज, एक्टिन, स्टेरिक। अच्छा, ये एक आम सी बात है कि शुगर, प्रोटीन और लिपिड्स में, अगर इन तीन में मुकाबला किया जाए ना, तो लिपिड्स में एनर्जी बहुत ज्यादा है, बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो लिपिड्स में एनर्जी ज्यादा है। हम अब जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में तो लिपिड है ही नहीं, लेकिन क्या ही जबरदस्त, जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, सीखते हैं, उनको पता होगा कि यार ये जो स्टेरिक एसिड है ना, स्टेरिक एसिड एक लिपिड है, लिहाजा वो स्टेरिक एसिड पे क्लिक करेगा। एंजाइम आर स्पेसिफिक टू देयर सबस्ट्रेट, दिस स्टेटमेंट मीन्स, एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक है, इसका क्या मतलब है? एंजाइम आर रिपेल्ड बाय ऑल अदर सबस्ट्रेट? नो, एंजाइम कैन ओनली बाइंड टू देयर ओन सबस्ट्रेट। एंजाइम सिर्फ अपना, जो इसका अपना सबस्ट्रेट है उसके साथ बाइंड हो सकता है। अच्छा, ये यहाँ तक सही है, ये यहाँ तक इस स्टेटमेंट में एक हद तक सही है, करेक्शन है, लेकिन मैं बताता हूँ आगे क्या कह रहा है। इन सी कह रहा है enzymes can only catalyze the reaction of their own substrate। अब ये जो कैटालाइज वाला लफ्ज है ना, इससे हम ना इसको लिंक कर देंगे, ये बड़ा अच्छा है कि एंजाइम स्पेसिफिक का मतलब है कि एक एंजाइम सिर्फ अपना जो इसका खास सबस्ट्रेट है उसके साथ ये बाइंड करके कैटालाइज करेगा। एंजाइम हर सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं हो सकता, अगर ये लफ्ज स्पेसिफिक हमने सुना हो, ठीक है। वैसे एफएससी फर्स्ट ईयर में ये जो हम लोग स्पेसिफिक स्पेसिफिक सुन रहे हैं, बड़ा सिंपल समझे। जब आप लोग मास्टर लेवल पर आएंगे तो वहां पर आपको पता चल जाए कि एंजाइम की स्पेसिफिसिटी बहुत ज्यादा है। वो मैंने एमबीबीएस के स्टूडेंट्स के लिए, फार्मडी के स्टूडेंट्स के लिए, मैंने उस पर हाई एडवांस लेवल पर अपने चैनल, दूसरे चैनल पर वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। इंशाल्लाह जब आप लोग आगे आ जाओगे तो वो आपको मिल जाएगा। बहरहाल इसका स्टेटमेंट का मतलब ये सी है। A red blood cell neither swells nor shrivels in blood plasma, this statement signifies। एक आपके जो ब्लड है, ब्लड के अंदर आपका आरबीसी है, आरबीसी रेड ब्लड सेल। अगर अगर आप इसको गौर से देखेंगे ना, तो आरबीसी का साइज ना तो छोटा हो जाता है अपने ओरिजिनल साइज से, और ना ये बड़ा हो जाता है अपने ओरिजिनल साइज से। ओरिजिनल साइज से ना बड़ा होता है ना छोटा होता है। वजह यह है कि आरबीसी को एक ऐसे सॉल्यूशन के अंदर रखा गया है, प्लाज्मा के अंदर कुदरती तौर पर, कि वो आइसोटोनिक है। क्या चीज है? आइसोटोनिक है।
आइसोटोनिक सॉल्यूशन की एक आदत है, अगर आप उसके अंदर सेल रखोगे तो ना तो पानी बाहर से उसके अंदर आएगा और ना अंदर से पानी बाहर आएगा। सेल बिल्कुल, सेल का साइज सही सलामत रहेगा। हमारे और आपके खून के अंदर जो सेल्स हैं वो ना तो फूलते हैं ना छोटे होते हैं, क्योंकि ब्लड प्लाज्मा आइसोटोनिक है। Which one of the following is not a function of water in human body? अब पानी का कौन सा फंक्शन नहीं है, मतलब पानी के तो बहुत सारे फंक्शन हैं लेकिन कौन सा नहीं है। अच्छा, डी पर आ जाओ, मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन। बॉडी फ्लूइड बिल्कुल इसको मेंटेन करते हैं, बॉडी फ्लूइड के कंसंट्रेशन को, चीज़ों को ट्रांसपोर्ट बिल्कुल करते हैं। चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती है पानी की मदद से। बॉडी का टेम्परेचर भी पानी की मदद से बड़ा मेंटेन रहता है। लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है स्ट्रक्चरल सपोर्ट, पानी हमें स्ट्रक्चरल सपोर्ट नहीं देता, पानी हमें स्ट्रक्चरल सपोर्ट नहीं देता। सो द राइट ऑप्शन इज ए। अच्छा, वायरसेस आर क्लासिफाइड एज लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज वायरसेस को जिंदा चीजें तस्वुर किया जा सकता है क्योंकि ए देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, क्योंकि ये बच्चे दे सकते हैं, क्योंकि ये बच्चे दे सकते हैं, हाँ बिल्कुल। देयर प्रोटीन कोट, नहीं, प्रोटीन कोट की वजह से आप नहीं कह सकते हैं, प्रोटीन कोट की वजह से आप नहीं कह सकते कि वायरस लिविंग है। पोलीन्यूक्लियोटाइड कोर नहीं कह सकते हैं, पैरासिटिक नेचर भी नहीं कह सकते हैं। एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस मतलब ये बच्चे दे सकते हैं ना, जब ये किसी दूसरे जानवर की बॉडी में चला जाए तो बच्चे दे सकते हैं, इस खसूसियत की वजह से उसको लिविंग कंसीडर किया जा सकता है। 8, बैक्टीरिया कॉमनली रिप्रोड्यूस बाय, बैक्टीरिया कॉमनली रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन, बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन। तो बैक्टीरिया जब भी बच्चे देते हैं, बिल्कुल बच्चे देते हैं, बड़े तेजी से बच्चे देते हैं, तो उस प्रोसेस का नाम क्या है? बाइनरी फिजन। रटा किस्म का ये सवाल है कि स्टूडेंट के जहन में पहले से चीज पड़ा हुआ है, बैक्टीरिया बच्चे देते हैं ए सेक्सुअल, और ये जो बाइनरी फिजन है ये कौन सा तरीका है? ए सेक्सुअल, ये एसेक्सुअल मेथड है बैक्टीरिया के लिए। बाकी बाइनरी फ्यूजन नहीं है, फ्यूजन में तो चीजें मिल जाती है, फिजन में चीजें टूटती है। 9, which of the following is not caused by the bacteria? बैक्टीरिया कॉज नहीं करते, कौन सी चीज? बटर गोइंग रेंसिड, कभी ये बटर खराब हो जाते हैं, ठीक है, मक्खन खराब हो जाते हैं, उसमें तेज बू आना शुरू हो जाते हैं, ये बिल्कुल ये जरासीम करते हैं। एक खास किस्म की स्मेल, जो लोग ये लस्सी वगैरह पीते हैं ना उनको ज्यादा पता होगा, मक्खन वगैरह जो खाते हैं कभी जब वो खराब हो जाते हैं तो क्या खास किस्म की स्मेल आती है, उसको बोलते हैं रेंसिड। ये हत्ता कि जो ऑयल होता है उसके अंदर से भी ये बू आती है, तो ये जरासीम करता है। योगर्ट फॉर्मेशन, योगर्ट, योगर्ट दही भी बना लेते हैं इसमें, इसमें की मदद से, अ, जरासीम की मदद से। एथलीट्स फुट जो है ये एक ऐसा मसला है जो जरासीम की वजह से नहीं होता। एथलीट फुट एक फंजाई है, एक फंजाई है जो ये बीमारी काज करते हैं। बाकी डी ऑप्शन में चीज, ये पनीर बैक्टीरिया की वजह से ही तो बनता है ना, तो करेक्ट है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। 10, which of the following is not a eukaryote? एन यूकैरियोट, ये यूकैरियोट के बाद एन आना चाहिए था, ठीक है। अंग्रेजी भी आपको थोड़ा सिखाऊं, ए ई आई ओ यू, ये जब भी किसी चीज के सामने आ जाए ना तो फिर उधर एन लिखता है ना। सो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन यूकैरियोट, जो यूकैरियोट नहीं है, इंसान यूकैरियोट है, डॉग यूकैरियोट है, अमीबा यूकैरियोट, नॉस्टॉक यूकैरियोट नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन जो है नॉस्टॉक है। नॉस्टॉक एक किस्म का बैक्टीरिया है, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया जो है वो एक किस्म का इसमें आ रहा है। सो इट्स अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया। Which characteristic of mitochondria supports the theory that it was once an independent prokaryote?
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो कौन सी बात है जिसे देखकर आपको ये लगता है कि ये एक जमाने में प्रोकैरियोट था? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक ऐसा चीज है, आज भी पड़ा हुआ है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये एक जमाने में प्रोकैरियोट था। और ये क्या है? 70s राइबोसोम। 70s राइबोसोम आज भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो 70s राइबोसोम है, इससे आप बिल्कुल वो सपोर्ट कर सकते हैं कि ये बैक्टीरिया के अंदर ये प्रोकैरियोट से आया हुआ है। इस पर हमने सेकेंड ईयर की बायोलॉजी में एक लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है कि शुरू में किस तरह से एक बैक्टीरिया जो था वो एरोबिक एनारोबिक से एरोबिक बना। उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मतलब माइटोकॉन्ड्रिया किस तरह उसने लेकर किस तरह एक मेम्ब्रेन उसके अंदर आ गए वगैरह वगैरह, वो सारा हमने इस पर डिस्कस किया। प्रोकैरियोट से यूकैरियोट किस तरह बना, प्रोकैरियोट से यूकैरियोट किस तरह बना, उस पर हमने बात की हुई है। सो बहरहाल ये एक बहुत स्पेशल पॉइंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम नहीं, डबल मेम्ब्रेन नहीं, एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं, 70s राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में आज भी। हालांकि इंसान के अंदर जो है, जो राइबोसोम है वो 80s है, लेकिन हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70s राइबोसोम है। सो वेरी स्पेशल पॉइंट, वेरी स्पेशल पॉइंट टू मेमोराइज। Which of the following is a ट्रिप्लोब्लास्ट एंड सिलोमेट? मैंने बड़े प्यार से, बड़े जबरदस्त अंदाज से आप लोगों को उस दिन किंगडम एलिमिनिया का ये टेक्निक्स बताए थे कि एनिमल के किंगडम से अगर सवाल आता है तो किस अंदाज से आता है, आपके जहन में वो सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी, ठीक है। वो चौथा फॉलोइंग इज ट्रिप्लोब्लास्ट एंड सिलोमेट। इनमें से कौन सा ऐसा जिसमें ट्रिप्लोब्लास्ट है और वो साथ ही साथ के सिलोमेट है? आपके जहन में सिलोमेट आते ही कौन सा ग्रुप आएगा? पांचवा ग्रुप आएगा, पांचवा। ये हमें याद किए थे ना। पहला फाइलम, उसमें ना तो सिमेट्री है ना बॉडी लेयर्स का जिक्र है, नो सिमेट्री नो बॉडी लेयर। दूसरे में बॉडी लेयर्स आ जाते हैं, डिप्लोब्लास्ट। तीसरे फाइलम में बॉडी लेयर्स तीन हो जाते हैं, ट्रिप्लोब्लास्ट। जैसे ही वो ट्रिप्लोब्लास्ट हो जाता है, उसके अंदर सीलुम की बात आ जाती है। मिसाल के तौर पर वो एसिलमेट हो जाता है, याद है ना? गुड। चौथे फाइलम में फिर भी ट्रिप्लोब्लास्ट है, लेकिन उसके अंदर सीलुम थोड़ा एडवांस हो जाता है, वो सीडो हो जाता है। सीडो सीलुम, सीलुम तीन तरह के ना। लेकिन जो पांचवा फाइलम है, पांचवा भी ट्रिप्लोब्लास्ट है, लेकिन वो क्या हो जाता है? पूरा का पूरा सीलुमेट हो जाते हैं, पांचवा। अब आपसे कहा जा रहा है कि कौन सा जानदार ट्रिप्लोब्लास्ट है और सीलुमेट है। खोपड़ी में एकदम से जो है फाइलम नंबर 5 या 5 के बाद, फाइलम नंबर 5 या 5 के बाद जितने भी है, सब के सब ट्रिप्लोब्लास्ट है, सिलुमेट है, राइट। सो अब आप देखें, जेलीफिश आपका सेकंड फाइलम है, लिवर फ्लग थर्ड फाइलम है, हाइड्रा सेकंड फाइलम है, आपका सेकंड हाइड्राइज, नाइडेरियन। अर्थवर्म जो है ये एनेलिडासिया, फाइलम एनेलिडासिया। तो देखो, जैसे आप लोगों को मैंने पढ़ाया था ना, ये इस तरह माइंड में बनाना पड़ता है। कुछ चीजों को अपने माइंड में पहले से रखकर डिसाइड करें। अर्थवर्म जो है ये एनेलिडा से ताल्लुक रखता है, और एनेलिडा फाइलम नंबर 5 और 5 के बाद है, फाइलम 5 और 5 के बाद है। तो इसका मतलब है राइट ऑप्शन जो है वो अर्थवर्म है। कल ऐसा सवाल आ सकता है कि अर्थवर्म क्या हो सकता है, तो अर्थवर्म ट्रिप्लोब्लास्ट है और ये सीलोमेट है। बाकी अपने सिमेट्री तो सुनी थी, दो तरह की सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री फाइलम नंबर 2, फाइलम नंबर 2 ये जो मिस्कीन गरीब है ना, इसका रेडियल सिमेट्री है। बाकी जितने भी फाइलम्स हैं सब के सब
लेटरल सिमेट्री है, बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है। ओके, मास सेवा है एक फाइलम का जो बहुत दूर पड़ा हुआ है, उस फाइलम के बच्चे बायलेटरल सिमेट्री रखते हैं, लेकिन बाद में रेडियल सिमेट्री हो जाते हैं। उसका नाम मैं नहीं बताऊंगा, खोपड़ी में आ गया होगा, हाँ सर ने बताया था उस दिन, वही बिल्कुल वही फाइलम। द सेलवाल इन प्लांट प्रिवेंट्स, प्लांट के अंदर जो सेलवाल है वो किस चीज को प्रिवेंट करता है? प्लाज्मोलाइसिस को, सेल लाइसिस। भाई सेल को तोड़ने से प्रिवेंट करता है, सिंपल सी बात है, डिफ्यूजन से कुछ नहीं है, सिर्फ सेल लाइसिस है। अच्छा, आपको मैं एक मजे की बात बताऊं, ये जो एमसीक्यूज अभी आप लोग सुन रहे हैं, ये बायोलॉजी का तकरीबन 25-30 एमसीक्यूज तक, ये सारे के सारे पिछले पुराने जो एमडीके टेस्ट था उसके बायोलॉजी से मैंने उठा के इधर इंट्रोड्यूस किए थे। 2003 2007 में से किसी का था, ठीक है, वहां से मैंने लाया था, इधर मैंने डाल दिया। तो अभी जो आप देख रहे हैं ये सवाल आती है उस ओरिजिनल टेस्ट के हैं जो एक बार स्टूडेंट के सामने आ चुका है, इस तरह के, लेकिन है आसान। Which of the following is the major force involved in the ascent of water from the roots to the leaves of plants? प्लांट का, ये प्लांट का ये प्लांट का स्टेम है, यहाँ पर उसकी शाखें हैं, पत्ते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ उसके रूट्स हैं, और यहाँ नीचे पानी है, वाटर। तो पानी रूट से, इस मिट्टी से इतना ऊपर ऊपर ओ लीफ तक कैसे पहुंचता है, कि मैंने सोचा है अपने। इस पर भी मैंने जबरदस्त वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, किस तरह से, जिस तरह हम अपने घरों में मशीन स्टार्ट करते हैं ना, वो इसका इलेक्ट्रिक पंप, डुग्गी पंप, डोंकी डोमकी, जो भी, वो स्टार्ट करते हैं तो पानी ऊपर चढ़ता है। कुदरती तौर पर ऐसा निजाम इस प्लांट के अंदर रखा हुआ है कि वो पानी को ऊपर की तरफ चढ़ाता है। तो उसमें से रूट प्रेशर भी है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी है, कैपिलरी एक्शन भी है, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो ट्रांसपायरेशन पुल है। ट्रांसपायरेशन पुल लेके जाता है। इन व्हाट फॉर्म आर कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन प्लांट्स? प्लांट के अंदर कार्बोहाइड्रेट कैसे स्टोर होते हैं, किस शक्ल में स्टोर होते हैं? दैट इज स्टार्च। ये ये बात बहुत पुरानी हो गई है, बहुत पुरानी हो गई है बात। स्टार्च स्टार्च स्टार्च, एनिमल्स में ग्लाइकोजन स्टोर होते हैं, प्लांट में स्टार्च स्टोर होते हैं। What are the requirements for the dark reaction of photosynthesis? फोटोसिंथेसिस का जो डार्क रिएक्शन है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? पानी और कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड तो है लेकिन पानी नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट, नहीं लाइट का तो कोई वो नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड इन रिड्यूस्ड NADPH, बिल्कुल ये सही है। डार्क रिएक्शन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और ये NADP चाहिए, साथ ATP भी चाहिए, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। आपको मैंने बताया था कि लाइट रिएक्शन में जो चीजें बनती है वो फिर डार्क रिएक्शन में काम आती है। तो लाइट रिएक्शन के दौरान तो NADPH और ATP बन जाते हैं। 17 क्या कह रहा है? इन ए ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, अच्छा, इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल वेयर डज डाइजेशन बिगिंस? डाइजेशन कहाँ पे शुरू होता है? हमें लगता है कि डाइजेशन का प्रोसेस जबान, मुंह के अंदर स्टार्ट होता, सॉरी स्टमक के अंदर स्टार्ट होता है या इंटेस्टाइन के अंदर, लेकिन हकीकत यह है कि डाइजेशन का सिलसिला जो है माउथ के अंदर स्टार्ट होता है, माउथ के अंदर डाइजेशन शुरू हो जाता है। और आपको याद है कि माउथ के अंदर वो कौन सा इंजाइम है जो कि तोड़ देता है किस चीज को? ये सवाल आपके जहन में होगा, लेक्चर के बाद आप मुझे टाइप कर सकते हैं कि सर आपने जो कहा था वो ये है, ठीक है। कौन सा एंजाइम था और वो किस चीज को तोड़ रहा था, किस चीज में? तो माउथ इसका राइट आंसर है। व्हाट रिएक्शन डज सलाइवरी अमाइलेज कैटेलाइज? सलाइवरी अमाइलेज कौन सा रिएक्शन कैटेलाइज करता है? सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करता है, गलत है। सेलोज को ग्लूकोज में, गलत है। स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, ये सही है, ये सलाइवरी अमाइलेज का काम है। क्या करें, आपकी किस्मत भी ये कुछ कुछ चीजें
बगैर बताए आ जाते हैं। व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ द ब्लड? ब्लड का सबसे सिग्निफिकेंट फंक्शन क्या? अच्छा, मैंने कहा था जब आप लोग बायोलॉजी का एमसीक्यूज करते हो ना, तो एक चीज का ख्याल रखा, सवाल को पढ़ते वक्त ना सवाल को गौर से पढ़ा करें। अगर इस सवाल के अंदर ये मोस्ट ना लिखा होता ना, मोस्ट, तो उसका मतलब कुछ और होता। अब मोस्ट लिखा हुआ है, मोस्ट सिग्निफिकेंट फंक्शन। नीचे जो ऑप्शन है तकरीबन सारे वो ब्लड का फंक्शन है, लेकिन सिग्निफिकेंट फंक्शन कौन सा है? इट अलाउज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सब्सटेंस, चीजों को ट्रांसपोर्ट करते हैं, इसका सबसे सिग्निफिकेंट फंक्शन है। बाकी ये क्लॉटिंग कर सकता है, इंटरनल प्रेशर को मेंटेन कर सकता है, प्रोटीन हार्मफुल फॉरेन रीजन से बॉडी को बचा बचा भी सकता है, सब कुछ है, लेकिन ट्रांसपोर्ट इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट फंक्शन है। Which of the following does not use its blood to carry oxygen? कौन सा जानदार ऐसा जानदार है जो ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए ब्लड की जरूरत नहीं पड़ती? तो ये बेचारा कौन सा है? ये ग्रासहॉपर है। इंसेक्ट्स के अंदर आपने देखा होगा, उनके अंदर अक्सर ब्लड नहीं होता ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए। 21, इन ऑर्डर टू बेंड आवर आर्म वी नीड टू, अगर आप अपना आर्म बेंड करना चाहते हैं, बेंड, तो आपका जो बाइसेप मसल है इसको आपने कंट्रैक्ट करना होगा। यहाँ नीचे ट्राइसेप मसल है वो रिलैक्स हो जाएंगे। तो इसमें क्या लिखा है? कंट्रैक्ट और बाइसेप एंड रिलैक्स और ट्राइसेप। तो सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल। मेन कैन नाउ बी सेव्ड फ्रॉम फेटल डिजीज बाय, आजकल आप इंसान को बहुत खतरनाक बीमारी से बचा सकते हैं, किसकी मदद से? वैक्सीन की मदद से। हालांकि एंटीबायोटिक्स भी है, ठीक है, लेकिन इसका अच्छा असर वैक्सीन है। आजकल आप देखो दुनिया जो है वो वैक्सीन के पीछे पड़ी थी, बीमारी आती है तो वो कहते हैं वैक्सीन बनाते हैं, फलाना वायरस है, फलाना बीमारी है, वैक्सीन बनाओ, वैक्सीन। तो वैक्सीन से बचाया जा सकता है। 23, द पुशिंग आउट ऑफ मटेरियल बाय द सेल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन मीडियम। अच्छा, एक बात याद रखें, आप लोगों ने सुना था कि सेल के अंदर चीजें अंदर आ भी सकती हैं और अंदर से बाहर जा भी सकती हैं, ये हमने पढ़ा था सेल के अंदर। कभी कभी चीजें खुद ब खुद आ रही थी, कभी कभी चीजें खुद नहीं आ सकती, उनको एनर्जी देकर लाना पड़ता है या बाहर निकालना पड़ता है। ये जो एनर्जी देकर करना पड़ता है उसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये तो बड़ा आसान है इस तरह सवाल, लेकिन सम टाइम आपको सवाल में ये लफ्ज बड़ा परेशान करेगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जब मैं एफएससी में था मुझे ना इस लफ्ज से बहुत चिढ़ था, लेकिन बाद में वो क्लियर हुआ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि बाकी स्टूडेंट्स को इसमें से कोई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के सामने जब ये अगेंस्ट का लफ्ज आ जाए ना, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन, अगेंस्ट, समझ लेना कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरफ इशारा है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यानी यानी ज्यादा, कम इलाके से ज्यादा इलाके की तरफ, यानी यहाँ पर चीजें कम है और यहाँ पर चीजें ज्यादा है। तो जब आप चीजों को कम से ज्यादा की तरफ लाना चाहोगे ना, तो इसमें अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन वाली बात आती है, ठीक है। और वो जो दूसरा था जिसमें चीजें ज्यादा इलाके से कम इलाके की तरफ खुद ब खुद जाएंगे, लेट्स से बाहर जो है इलाका चीजें कम है, अंदर चीजें ज्यादा है, तो फिर यहां से चीजें खुद ब खुद आएंगी, फिर इसका नाम है पेसिव ट्रांसपोर्ट। पेसिव, और पेसिव के लिए फिर अगेंस्ट लफ्ज नहीं आएगा, फिर उधर एक अलोंग आ जाएगा, क्या? अलोंग, यानी इधर अगेंस्ट की जगह क्या आ जाएगा? अलोंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड, भाई ये अलोंग अगेंस्ट, कीप इन माइंड। Substances across the cell membrane, substances cross the cell membrane more easily when they are, चीजें सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस बड़े आराम से कर सकते हैं, कब? जब ये वाटर सोल्यूबल हो। नहीं, वाटर सोल्यूबल चीजें आराम से पास नहीं हो सकते हैं, प्रोटीन नहीं, अल्कोहल नहीं, लिपिड सोल्यूबल चीजें सेल मेम्ब्रेन को बड़े आराम से क्रॉस कर सकते हैं। The 60s and 40s subunit on attachment with each other form, जब आपका 60s और 40s आपस में मिल जाते हैं, तो इनसे 60 और 40, आम स्टूडेंट ये समझता हो कि ये 100 बनता है, लेकिन ये गलत है। 60 और 40s जब भी बनेगा ना, तो उससे 80s का टुकड़ा बनेगा रेबोसोम में, सी इज करेक्ट, बाकी वो नहीं है।
Which of the following feature is not shared by the prokaryote and eukaryotic cell? अब इसमें ऐसी बात आप हमें बताओ कि जिसको प्रोक्यूरियोट और यूक्यूरियोट शेयर नहीं करते हैं, बाकी शेयर करते हैं लेकिन वो राइबोसोम दोनों में है, साइटोप्लाज्म दोनों में है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में है, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों में नहीं है। सो ये शेयर नहीं करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। सो राइट ऑप्शन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की तरफ इशारा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट? कौन सा जोड़ा गलत है? कौन सा जोड़ा? राइबोसोम हमेशा क्या करता है? प्रोटीन बनाते हैं। यस, ये तो सही पेयर है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। हाँ, सही है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फर्मेंटेशन होता है। ओ माय गॉड, ये गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फर्मेंटेशन नहीं होता। फर्मेंटेशन माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर होता है। सो दिस इज मिस पेयर। ये सही पेयर नहीं है। बाकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑस्मोसिस कर सकता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ऑस्मोसिस हो सकता है। The two types of cellular organelles. The two types of cellular organelles that transform energy are, दो किस्म के सेलुलर ऑर्गेनेलीज एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, दो किस्म के, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन बी करेक्ट। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं। कैसे? माइटोकॉन्ड्रिया चीजों को तोड़ फोड़ करके ना एनर्जी रिलीज कर देते हैं। इशारा देख रहे हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं। क्लोरोप्लास्ट एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं, एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं। तो दोनों केस में एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी। सूरज की रोशनी एटीपी की शक्ल में आ गया, ट्रांसफॉर्म होगी। राइट, सूरज की रोशनी ग्लूकोज की शक्ल में ट्रांसफॉर्म हो गई। अगर मैं किसी से कहूं कि क्या आप सूरज की रोशनी को खाते हैं, तो बड़ा वो हंसेगा कि यार ये क्या मजाक कर रहा है, सूरज की रोशनी कोई बंदा खा रहा है। लेकिन ट्रस्ट में, बिलीव मी, ये सुन के आप हैरान हो जाएंगे। हम और आप, हम सब डायरेक्ट सूरज की रोशनी को खा तो नहीं रहे, लेकिन इसी सूरज की रोशनी की जो एनर्जी है वो फाइनली हमारी बॉडी तक आ जाती है। इस पूरी दुनिया का जो पहिया है ना, वो इस सूरज की रोशनी पे चल रहा है। आप लोग खाली शमसी जहन में आ रहा है ना कि शमसी, नहीं नहीं, गलत है। पहिया सारा सूरज कर रहा है। सूरज से दुनिया जहाँ के प्लांट्स बनते हैं, दुनिया जहाँ के प्लांट्स बनते हैं वो प्लांट्स एनिमल्स खाते हैं, और उन एनिमल्स से गोश्त वगैरह हम लोग लेते हैं, हम लोग खाते हैं। अगर प्लांट्स ना हो ना तो सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। सो वही प्लांट वाली एनर्जी, सॉरी, सूरज की रोशनी की जो एनर्जी है वो स्टोर हो जाती है किसमें? ग्लूकोज में। ग्लूकोज में वो आ जाती है, और फिर हम लोग वो ग्लूकोज हम लोग खा लेते हैं। ग्लूकोज आपको एनर्जी देती है, तो ग्लूकोज वाली एनर्जी आपको कहाँ से आई? वो सूरज वाली रोशनी की है, सूरज की रोशनी है। बस इंसान को सोचना पड़ता है। आप लोग ना कभी कभी जब भी सोचते हैं ना, तो सिर्फ एग्जाम के लिए मत सोचा करें, इतना कंजूस ना बने कि बस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसमें आपके लिए सोचने के लिए बहुत ज्यादा चीजें हैं जो बंदा सोच रहे हैं। अच्छा, which of the following bodies is not bounded by a double membrane structure? किसके पास डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास तो है, क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियस है, लाइसोसोम के पास सिंगल मेम्ब्रेन है। Which of the following cell organelles cause a decrease in the concentration of the organic material in the cell? अच्छा, ये बड़ा स्पेशल सवाल है। स्पेशल सवाल कैसे है कि ये आप देख ले, किस ऑर्गेनली में ऑर्गेनिक मटेरियल कम हो जाता है। मतलब मैं भी जब पहली बार मैं देख रहा, मैं हैरान रहा, ये किस तरह का सवाल हो सकता है कि वो कम हो जाए। लेकिन ये इसमें बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पर रखा हुआ है। ऑर्गेनिक मटेरियल की कंजर्वेशन डिक्रीज हो जाती है, ऑर्गेनिक मटेरियल की कंजर्वेशन डिक्रीज होती है। इसका बड़ा सादा सवाल है। देखो, आपके सेल के अंदर ग्लूकोज आ गया,
ग्लूकोज ऑर्गेनिक है कि नहीं है? ऑर्गेनिक है, ठीक है। अब जब ये ऑर्गेनिक है, इसके अंदर ग्लूकोज आ गया है, तो ग्लूकोज को तोड़ता कौन है? याद आ गया खोपड़ी में, कौन तोड़ देता है? हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया। किस चीज में? किस चीज में? कार्बन डाइऑक्साइड में। यस, कार्बन डाइऑक्साइड में और पानी में। ऑर्गेनिक चीज किधर चला गया? ग्लूकोज ऑर्गेनिक है कि नहीं है? तो ऑर्गेनिक मटेरियल कम हो गए, तो इसका मतलब इसका राइट आंसर कौन सा है? कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वो सूरज की रोशनी की वजह से बनाते हैं। तो बड़ा ही जबरदस्त। इस तरह के एमसीक्यूज को मैं बुकिश का कभी नाम नहीं दे सकता, हो ही नहीं सकता। ये रटा नहीं है। ये हाईली हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। मतलब एक ऐसा सवाल कि अगर कभी स्टूडेंट ने कभी इसको सुना ही नहीं हो, लेकिन जिस स्टूडेंट ने थोड़ा सा बेस बनाया हुआ है, कंसेप्ट बनाया हुआ है, वो इस पे सोचना शुरू करेगा, तो उसका माइंड खुद ब खुद उसका आंसर उसके जहन में लाएगा। इसीलिए ये निहायत ही ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जो ना किसी किताब में मिलेगा ना नोट्स में मिलेगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअल बनाया जाता है। इस तरह के एमसीक्यूज आपके पास आ जाएंगे। Which of the following cell organelles is not involved in the sequence of events from synthesis of an enzyme to its excretion? सेल के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं कि वो पहले से पड़े हुए हैं और वो एंजाइम बनाते हैं, पहले से पड़े हुए हैं वो एंजाइम बनाते हैं, चाहे जो भी एंजाइम है। आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा चीज है जो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो आइए, राइबोसोम सेल के अंदर पहले से पड़ा हुआ है, ये तो इन्वॉल्व है। लाइसोसोम, ये सेल के अंदर पहले से पड़ा हुआ नहीं है, ये तो बनाया जाता है। ठीक है। गोल्जी अपरेटस पहले से पड़ा हुआ है, ये तो उस रास्ते में इन्वॉल्व है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो उसमें इन्वॉल्व है, सारी चीजें उसमें उस प्रोसेस में इन्वॉल्व है। लेकिन जो इन्वॉल्व नहीं है वो आपका राइबोस सॉरी लाइसोसोम है। करेक्ट आंसर जो है ये लाइसोसोम, इसका करेक्ट आंसर है। बाकी सारे के सारे उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। पता है, आपने देखा होगा लाइसोसोम जब बनता है, लाइसोसोम खुद जब बनता है, तो लाइसोसोम खुद जब बनता है ना, तो वो राइबोसोम, गोल्जी अपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मदद से ही तो बन जाता है ना, इन्हीं चीजों में से पास होकर बन जाता है। A lipid molecule, a lipid molecule in the plasma membrane has a head and two tails. The tails are found. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आपने देखा होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर इस तरह के लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स पड़े हुए होते हैं। थोड़ा मैं बड़ा करके लिख देता हूँ। लिपिड्स के मॉलिक्यूल इस तरह पड़े होते हैं, 1 2 3 4 5। फिर इस तरह पड़े 1 2 3 4 5। ये गोल गोल दायरे, ये लिपिड्स के अंदर जो है पोलर जगहों को शो करा है, पोलर जगह। तो अब लिपिड के अंदर पोलर जगह होते हैं। और अब हम ना यहाँ पे इसको कुछ टांगे देते हैं, इसके टेल्स है, 1 2 टेल्स, 2 टेल्स, 2 टेल्स, 2 टेल्स, 2 टेल्स, ये सारे के सारे टेल्स है। तो ये आपका सेल मेम्ब्रेन बन गया। ये आपका क्या बना? ये आपका सेल मेम्ब्रेन बना। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फास्फोलिपिड्स के टेल्स होते हैं ना, टेल एक दूसरे को इस तरह फेस कर रहे होते हैं, एक दूसरे को ऐसा फेस कर रहे होते हैं अंदर की तरफ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इन द इंटीरियर ऑफ द मेम्ब्रेन, इसका राइट ऑप्शन होगा। Which of the following organelles and their contents are incorrectly paired? अब इसमें गलत जोड़ा आपने बताना है। राइबोसोम आरएनए के अंदर होता है, आरएनए राइबोसोम के अंदर होता है, सही है, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोफिल, ये गलत जोड़ा है। कैसे आप उसको मैच करोगे? लाइसोसोम डाइजेस्टिव एंजाइम है, हाँ, लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम है, जोड़ा सही है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। न्यूक्लियस के सामने डीएनए लिखा हुआ है, तो आप अपने से इसको कैसे रीड करोगे? डीएनए न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। तो ये सारे जोड़े सही है, एक जोड़ा गलत है।
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्लोरोफिल किधर से आया? ये गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलीज रिलीज ऑक्सीजन? कौन सा ऑर्गेनीज ऑक्सीजन रिलीज कर लेता है? क्लोरोप्लास्ट। क्यों भाई, क्यों ये ऑक्सीजन रिलीज करता है, किस खुशी में? ये फोटोसिंथेसिस होता है ना यहाँ पर, तो ऑक्सीजन इधर से रिलीज होगा। अच्छा, 40 या 50 सेकंड के बाद इंशाल्लाह आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, फिर आपको दोबारा से हम आ जाते हैं। प्रोटोप्लाज्म ऑफ द प्लांट सेल इज लेस विस्कस देन एनिमल सेल, ये बिल्कुल सही है। एनिमल सेल का जो साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म, वो ज्यादा गाढ़ा है प्लांट सेल से, कि उसके अंदर ग्रेन्यूल्स ज्यादा होते हैं, तो पहला ऑप्शन सही है। 35. ये कोई मेहमान आया हुआ है और उसने फिर से जो है ना, अच्छा आप लोग अपना ये जो साउंड ना ना वॉइस है वो आप ऑफ किया करें। ठीक है।